दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भोजन निगलने के बाद बिना किसी धक्के के पेट तक कैसे पहुंच जाता है? और अगर भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही समझेंगे कि भोजन जो है मुंह से निकलकर आमाशय तक कैसे पहुंचती है और स्टमक में जाने के बाद भोजन के साथ क्या क्या होता है, यानी स्टमक के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था कि दांत जो है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, लार क्या करता है उसे नम बनाता है और जीभ उसे मिला करके एक बोलस बनाती है। ठीक है, अब यही बोलस मुख गुहा से आगे बढ़ने वाला है। देखिए, मुख के पीछे एक पेशीय नलिका स्थित होती है जिसे फेरिंग्स यानी ग्रसनी कहते हैं। ये जो होता है ना, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक कॉमन मार्ग होता है और यहीं से भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। फेरिंग्स को 3 भागों में बांटा जाता है: नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, देखिए, भोजन निगलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको डेगुलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है आंशिक रूप से ऐच्छिक और आंशिक रूप से अनैच्छिक होती है। से ही हम भोजन निगलते हैं, एपिग्लोटिस नामक उपास्थि थक्कन क्या करती है, श्वसन नली को बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि भोजन जो है वो फेफड़े में नहीं जा पाता है। मान लीजिए दोस्तों कि एपिग्लोटिस जो है वो सही समय पर कार्य नहीं करे, तब क्या होगा? तब भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाएगा और इसी स्थिति को चॉकिंग कहते हैं। देखिए, फेरिंग्स के बाद भोजन जो है ईसोफिगस यानी ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली जो होता है ना, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है। ये भोजन को क्या करता है, आमाशय तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आ जाता है। देखिए, भोजन जो होता है ना, वो केवल गुरुत्वाकर्षण से नीचे नहीं जाता। जैसे आपको पता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कोई भी चीज जो है ऊपर से नीचे किसके कारण जाता है? ग्रेविटेशन के कारण जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा होकर भी भोजन निगले, तब भी भोजन क्या होता है, पेट में पहुंच जाता है। और इसका कारण है ईसोफिगस की मांसपेशियों के द्वारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी क्रमकुंचन गति। देखिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो ग्रासनली की मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न एक तरंग के आकार का संकुचन और प्रासरण है। होता क्या है कि ग्रासनली जो है वो भोजन के पीछे उसकी जो मांसपेशी है वो उस समय क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि भोजन पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और जो भोजन जहाँ पे होता है उसके आगे की जो मांसपेशियाँ होती है वो फैलती है उसी समय। इससे क्या होता है, भोजन जो है यानी जिसको हम लोग बोलस बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे नीचे की ओर क्या होता है, उसको धकेला जाता है। आमाशय के प्रवेश द्वार पर एक विशेष पेशीय वाल्व होता है जिसे LES यानी लोअर इसोफिगल स्पिंचर कहते हैं। यदि ये जो स्पिंचर है अगर ठीक से बंद ना हो तो आमाशय का जो एसिड होता है वो ऊपर आ सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। दोस्तों, अब हमारा भोजन पहुंच चुका है स्टमक यानी अमाशय में। देखिए, मानव शरीर का ये जो स्टमक है उसका जो शेप होता है अंग्रेजी के अक्षर जे आकार का होता है। ये क्या करता है, तो ये भोजन को संग्रहित और पचाने का कार्य करता है। देखिए, इससे रिलेटेड आपके RRB एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन ऐसा था कि पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अमाशय। अब यहाँ से हम लोग स्टमक को डिटेल से समझते हैं। देखिए, मानव अमाशय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डिया वह भाग होता है जहाँ ईसोफिगस जो है आकर के खुलती है। फंडस की बात करें तो फंडस जो है ऊपरी गुंबदनुमा भाग होता है जिसमें अक्सर गैस एकत्रित होती है। बॉडी जो होता है ना, बॉडी अमाशय का सबसे बड़ा भाग है। इसमें भोजन का अधिकांश मंथन और पाचन होता है। पाइलोरस की बात करें तो ये अमाशय का अंतिम भाग होता है जो छोटी आंत से जो है जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं अमाशय के वाल यानी दीवार के बारे में। देखिए, इनमें मुख्यतः 4 परतें होती है, लेयर होती हैं। एक होता है म्यूकोशा, सब म्यूकोशा और मस्कुलरीज, और एक होता है सेरोसा। देखिए, मस्कुलरीज लेयर जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इसकी जो मांसपेशियां होती है ना, 3 दिशाओं में होती है, यानी लॉन्गिट्यूडल भी होती है, सर्कुलर भी होती है और ऑब्लिक यानी तिरछी मांसपेशियां भी होती है। इसी के कारण क्या होता है, अमाशय जो है वो भोजन को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करती है, मथ पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। देखिए, अमाशय की जो भीतरी सतह होती है उसमें लगभग 3 से 4 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये क्या करती है, तो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाता है। देखिए, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, इसमें मुख्य रूप से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं और इन सभी का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। देखिए, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है ना, ये मुख्यतः 3 तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। एक होता है पेरिएटल सेल, दूसरा है चीफ सेल और तीसरा होता है म्यूकस सेल। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेरिएटल सेल के बारे में।
देखिए पेरिएटल सेल्स को जो है ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर का निर्माण करता है। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि HCl जो है वो किस कोशिका से निकलता है, तो पेरिएटल सेल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये भोजन के साथ जो जीवाणु आए होते हैं उसको नष्ट करता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट कार्य है, पेप्सिनोजेन को क्या करता है, एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे पेप्सिनोजेन क्या है। ठीक है, इसका एक और काम है, जो पेट की अम्लीयता होता है उसको बना रखता है। देखिए अमाशय का जो पीएच मान होता है ना, वो लगभग 1.5 से 3.5 तक होता है। ये जो पेरिएटल सेल था ये HCl तो बनाता ही है, एक और चीज बनाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का भी निर्माण यही करता है। ये क्या करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी अगर हो जाए तो इससे पर्नीशियस नामक एमीनिया रोग जो होता है ये हो सकता है। अब बात करते हैं चिप सेल के बारे में। देखिए चिप सेल को पेप्टिक सेल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, तो ये पेप्सिनोजेन नामक इनएक्टिव एंजाइम का निर्माण करता है। पेप्सिनोजेन जो है स्वयं भोजन को नहीं पचाता है। देखिए जब पेप्सिनोजेन HCl के संपर्क में आता है तब यह एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाता है। ठीक है, और यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है। पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसे हम लोग पेप्टाइड्स कहते हैं। यही कारण है कि प्रोटीन का जो है रियल डाइजेशन जो है वो स्टमक से शुरू होता है। देखिए अमाशय जो है गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम भी बनाता है। ये क्या करता है, तो ये फैट के पाचन में थोड़ा सा योगदान देता है, लेकिन फैट का जो है मुख्य पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। अब बात करते हैं तीसरे सेल यानी म्यूकस सेल के बारे में। ये जो है म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस जो है अमाशय की भीतरी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। जैसे इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है। देखिए जब स्टमक में इतना शक्तिशाली एसिड है, एंजाइम मौजूद है, तो स्टमक जो है स्वयं को क्यों नहीं पचा लेता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि म्यूकस बैरियर, देखिए म्यूकस क्या करता है कि एक सुरक्षात्मक परत जो है वो पेट में बना लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो एसिड और एंजाइम जो है उससे ये क्या करता है, खुद को बचा लेता है। इसके अलावा दोस्तों स्टमक जो है एक गैस्ट्रीन नामक हार्मोन भी बनाता है। ये हार्मोन क्या करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को और अधिक गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब भोजन के चर्निंग क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए अमाशय की जो मांसपेशियां होती है ना, वो लगातार सिकुड़ती है, फैलती रहती है, और इसी प्रोसेस को जो सो चर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया भोजन को गैस्ट्रिक जूस के साथ और अच्छी तरीके से मिलाने में क्या करती है, मदद करती है। देखिए लगातार मंथन और रासायनिक पाचन के बाद भोजन जो है एक अर्ध लिक्विड पदार्थ में बदल जाता है। इसे हम लोग काइम कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, बोलस और काइम में क्या अंतर होता है ये समझिए। देखिए बोलस जो होता है ना वो मुख में बनता है, ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं, जबकि काइम क्या होता है, ये स्टमक में बनता है। देखिए अमाशय और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को हम लोग ग्रहणी भी बोलते हैं, जो कि छोटी आंत का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच पाइलोरिक स्पिंचर नामक एक पेशीय वाल्व होता है। ये क्या करते हैं, तो ये काइम को कंट्रोल वे में यानी नियंत्रित मात्रा में छोटी आंत में क्या करता है, भेजते रहता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने भोजन को स्टमक से छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया है। ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए यदि म्यूकस लेयर मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अमाशय की दीवारों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने लगेगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। और अधिकांश गैस्ट्रिक अल्सर का जो संबंध होता है वो हेलियोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से पाया जाता है। ठीक, देखिए नॉर्मली भोजन जो है वो 2 से 6 घंटे तक अमाशय में रहता है। इसके बाद काइम जो है धीरे धीरे छोटी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब भोजन जो है जैसे कि छोटी आंत में हमने पहुंचा दिया है। अब यहाँ से क्या होता है कि अब लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज जो है वो इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।